स्वागत दोस्तों, आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बीएचयू काशी अड्डा पर। आज हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। आज सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को कि पश्चिमी तटीय मैदान क्या होता है। इसके पहले हम बात कर चुके हैं जो पश्चिमी घाट पर्वत था और जो पूर्वी घाट पर्वत था। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को हम देख चुके हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत की इधर यानी पश्चिम में ये एरिया आप देख रहे हैं जो खाली एरिया है, इसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और इधर जो एरिया खाली है इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में आज हम बात करेंगे आपके बीच। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं जो पश्चिमी तटीय मैदान की जो शुरुआत होती है कहां से कहां तक स्थित है। तो आप यह देख रहे हैं दो नदियां निकलती हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा रेंज है, मैंने बताया चुका पिछले वीडियो में, मैं आपको बताया हूं उसके बारे में। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी यानी यहाँ से नर्मदा नदी से लेते हुए नीचे कन्याकुमारी तक जो अवस्थिति है वह है पश्चिमी तटीय मैदान की। नर्मदा नदी से लेते हुए नीचे पूरा कन्याकुमारी तक, यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी घाट के बगल पश्चिम में जो एक खाली एरिया है इसी को बोलते हैं हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान को यानी यहाँ समझिए ये जो पूरा पोर्शन है, यहाँ पे जो पूरा पोर्शन है गुजरात में आता है, ऊपर कच्छ है, ठीक है, ये सौराष्ट्र वाला पोर्शन है। तो यहाँ से लेके जब हम बात करेंगे यानी गुजरात से लेके जब बात करें कन्याकुमारी तक, तो ये आता है आपको पश्चिमी तटीय मैदान के ये वाला एरिया। पिछले वीडियो में हमारी जब बात हुई थी आपसे तो मैंने आपको डायग्राम एक बनाया था कि कुछ ऐसे पोर्शन है, ऐसे यानी इस वीडियो में इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान वाला एरिया ये वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन है पश्चिमी तटीय मैदान है, और जो इधर का पोर्शन था इतना पोर्शन ये पूर्वी तटीय मैदान था, ठीक है। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है और थोड़ा ज्यादा है, पश्चिमी तटीय मैदान कम है। और आप देख रहे हैं जो यहाँ पे ऊंचाई थी पश्चिमी घाट पर्वत की, जो ऊंचाई थी यहाँ पे यानी जो पश्चिमी घाट पर्वत की यहाँ पे ऊंचाई थी थोड़ा ऊंचा था यहाँ पे, और पूर्वी घाट पर्वत उससे छोटा था। तो पश्चिमी घाट पर्वत से मतलब आप देख रहे हैं एका एक ढाल है, पश्चिमी घाट पर्वत से एका एक ढाल है। यहाँ पे जो भी नदियां निकलती है, नदियां बहुत ज्यादा नहीं निकलती है पश्चिम की तरफ, जो पश्चिम की तरफ नदियां एक दो कुछ नदियां बहती हुई हैं वो बहुत तेज यानी बहुत तेजी से गिरती हैं और सीधे चली जाती हैं अरब सागर में। इधर की नदियां बहुत ज्यादा तीव्रगामी होती हैं, जो एक गिर के चली जाती हैं अरब सागर में जाकर अपना जल गिराती हैं। तो वो क्या है कि अवसाद उसका वहां रुक नहीं पाता, जो पश्चिमी तटीय मैदान पे वहां पे अवसाद नहीं रुक पाता, पूरा अवसाद लेकर चली जाती है समुद्र में, ठीक है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट इधर क्या होता है पूर्वी तटीय मैदान की तरफ, जो पूर्वी घाट से जो नदियां आती हैं धीरे धीरे बहते हुए आती हैं, बहुत सी नदियां आती हैं, पूर्वी घाट को काट छाट दी है तो छोटा हो गया है पश्चिमी घाट के अपेक्षा। काटने छाटने के बाद जब नदियां यहाँ पे इतना डिस्टेंस पड़ता है तो नदियां बहुत धीमी हो जाती हैं, और जो अपने साथ अवसाद लाती हैं, मिट्टी लेके आती हैं, पूरा अवसाद यहाँ पे एकत्रित हो जाता है, उसके बाद नदियां बंगाल खाड़ी चली जाती हैं। इसी पोर्शन को जो जलोढ़ मिट्टी बनता है यहाँ पे, तो यहाँ की जो भूमि होती है बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। जितना अवसाद होता है सब यहीं एकत्रित हो जाता है, फिर नदियां इसके बाद बंगाल खाड़ी चली जाती हैं। ये पिछले वीडियो हमने आपसे बात किया था। तो वही बात कर रहे थे कि जो यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी शुरुआत कहां से, देखिए जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी शुरुआत गुजरात से लेके गोवा, इसको तीन भागों में बांटा गया है। गुजरात से लेके जो गोवा वाला पोर्शन है यानी जो ए वाला पोर्शन है, यानी जो यहां से लेके यहाँ वाला, यहां से लेके जो यहाँ वाला है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं, इतने तटीय मैदान इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण तट, इसको बोलते हैं हम लोग कोंकण तट, कोंकण तट, इसको बोलते हैं कोंकण तट। यानी गुजरात से लेकर गोवा तक, गुजरात हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर उसका गोवा, यानी कोंकण तट की स्थिति कहां पे है, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा तक। गुजरात से लेकर गोवा तक कौन सा है, ये आपका कोंकण तट हो जाएगा, ठीक है। सीधे यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गोवा तक। फिर गोवा से लेके नीचे मंगलोर, मंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, कर्नाटक का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, कर्नाटक का दक्षिणतम पॉइंट जो है मंगलोर है, सबसे लास्ट में दक्षिण में है मंगलोर, ये पूरा कर्नाटक वाला एरिया है, इससे नीचे फिर केरल लगेगा। तो ये जो गोवा से लेकर मंगलोर वाला जो एरिया है,
यानी गोवा से लेके जो मंगलोर वाला एरिया है, गोवा से लेके जो मंगलोर वाला जो पश्चिमी तट मैदान है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्नड़ तट। एक कोंकण तट हो गया, इसके बाद आएगा कन्नड़ तट। कोंकण तट के बाद कन्नड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट। इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक बना लीजिए, कोक के नाम से याद हो जाएगा। कोक मतलब को से कोंकण तट, क से फिर कन्नड़ तट। इसको ट्रिक रहेगा तो याद रहेगा आपको। यानी गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा तट कौन सा तट है? कोंकण तट है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तट कोंकण तट। गोवा और कर्नाटक के बीच में, यानी कुछ पार्ट गोवा में, फिर कर्नाटक के बीच में कन्नड़ तट। ठीक है, कन्नड़ कहाँ तक? गोवा से लेकर मैंगलोर तक कन्नड़ तट हो गया कर्नाटक के। फिर मैंगलोर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी, यानी कर्नाटक से लेके सीधे नीचे केरल वाला सबसे लास्ट वाला कन्याकुमारी तक। मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक, यानी यहाँ तक, कन्याकुमारी वाला पोर्शन यहाँ बांट देते हैं हम। तो यहाँ से लेके मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक जो पोर्शन है, सीधे यहाँ से यहाँ तक का, यानी मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक का जो पोर्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। ठीक है, यानी गुजरात से लेके महाराष्ट्र गोवा तक, गुजरात से लेके गोवा तक कोंकण तट, गोवा से लेके मैंगलोर तक कन्नड़ तट, मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार तट। इन तीनों तटों जो ये है पश्चिमी तटीय मैदान है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। ठीक है, इतना हम देखते हैं। और एक चीज में देखिएगा, जो मालाबार तट है, मालाबार तट पे ही लैगून झील पाई जाती है। मालाबार तट पे ही लैगून झील पाई जाती है। लैगून झील का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये कोई एरिया हुआ, जैसे मतलब भारत के निशान आते हैं। ठीक है, लैगून झील क्या हुआ? जैसे इधर समुद्र है, तो कोई एरिया मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो गया, यानी इधर झीलें इधर भी आ गई, समुद्र का पानी इधर भी अंदर आ गया। धीरे 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 अवसाद से ये बंद हो जाता है, मतलब धीरे धीरे अवसाद यहाँ जमा होता जाएगा तो बंद हो जाएगा, तो समुद्र का पानी अंदर ही रहेगा। तो इसी को बोलेंगे हम लोग लैगून झीलें। तो केरल में लैगून झील पाई जाती है। ठीक है, केरल में लैगून झील है, उसी को, उन्हीं लैगून झीलों को केरल में कयाल कहते हैं। केरल जो पश्चिमी घाट की तरफ है, पश्चिमी तटीय मैदान, यानी पश्चिमी तटीय मैदान पे लैगून झील पाई जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान पे लैगून झील पाई जाती है, जिसे केरल में कयाल कहते हैं, जिसे केरल में कयाल कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान पर लैगून झील पाई जाती है, जिसे केरल में कयाल कहते हैं। उन लैगून झीलों को ही कयाल कहते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट 2 लैगून झीलें हैं केरल में, जैसे अस्थामुदी हो गया, अस्थामुदी और वेम्बानाड। अस्थामुडी नाम है उसका, केरल की झील है अस्थामुडी हो गया। एक हो गया वेम्बानाड झील। ठीक है, ये केरल की झीलें हैं। केरल में 2 प्रमुख झीलें हैं, ये दोनों लैगून झील की एग्जाम्पल है। ये दोनों झीलें लैगून झील के एग्जाम्पल है, अस्थामुडी और वेम्बानाड झील। लैगून झीलें कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ। लैगून झीलें मैंने बताया कैसा होता है। उन लैगून झीलों को केरल में क्या बोलते हैं? प्रश्न बनता है कि पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ जो लैगून झीलें पाई जाती हैं, उनको केरल में क्या बोलते हैं? तो जो पश्चिमी तटीय मैदान जो केरल में है, वहां पे लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट लैगून झील है वहां पे केरल में अस्थामुडी हो गया और वेम्बानाड हो गया। कुछ लैगून झीलें इधर भी पाई जाती है, पर पूर्वी तटीय मैदान में भी पाई जाती हैं। ठीक है, उसको जब पूर्वी तटीय मैदान पढ़ेंगे तब देखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, केरल में अस्थामुडी और वेम्बानाड हो गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और देखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है कि ऐसे तो बहुत कम नदियां पश्चिमी तटीय मैदान पे आती हैं। अधिकतर नदियां किधर जाती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। जो कुछ नदियां पश्चिमी तट पे आती हैं, उन नदियों में, जो नदियां पश्चिमी तट पे आती हैं, वो नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसको क्या बोलते हैं? ज्वारनद बोलते हैं। एस्चुरी या ज्वारनद बोला जाता है इसको, ज्वारनद। यानी पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं, यानी जो पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ जो नदियां निकलती हैं, यानी जो नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ आगे बहती हैं,
वह एस्चुरी और ज्वार नद का निर्माण करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जो नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ आगे बहती है उसको वह एस्चुरी या ज्वार नद का निर्माण करती है, और जो नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाके बहती है वह नदी डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का। इसको याद रखिएगा कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली नदी डेल्टा का निर्माण करती है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी एस्चुरी या ज्वार नद का निर्माण करती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं पूर्वी तटीय मैदान पे। पूर्वी तटीय मैदान, जब पूर्वी तटीय मैदान की हम बात करेंगे तो मैंने बताया था कि पूर्वी तटीय मैदान बहुत कटा छटा है, यहाँ अवशिष्ट के रूप में पर्वत दिखाई देते हैं, और लेकिन यहाँ पे जो तटीय मैदान है बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहीं पे अधिक उपजाऊ जमीन पाई जाती है। क्योंकि सारी नदियां जो है, इधर जो नदियां थी सारा कगारनुमा, ये बताया था मैंने कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो कगारनुमा है, तो एकाएक जो नदियां निकलती हैं वो बहुत तीव्रगामी निकलती हैं, बहुत तीव्र से आगे सीधे अरब सागर में मिल जाती हैं, तो सारे अवसाद को एक साथ बहा ले जाते हैं, सारी मिट्टी अवसाद बहा जाती है कहाँ, सागर में। तो यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र बन नहीं पाता, कोई मिट्टी हरा नहीं पाती, कोई उपजाऊ भूमि नहीं पा जाती, क्योंकि इधर क्या होता है, नदियां इतना दूर से आती हैं कि उनका जो मतलब वेग होता है धीमा हो जाता है, तो सारे अवसाद को तटीय मैदान पे ही छोड़ देती हैं, सारी मिट्टियां जो चिकनी मिट्टी और बालू रेत सब यहीं पे छोड़ती हैं, ह्यूमस हो गया, तो इतना भूमि पूरा उपजाऊ हो जाता है। तो पूर्वी जो तटीय मैदान है बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। उसका कारण है कि यहाँ नदियां बहुत धीमे जाती हैं, फिर बंगाल खाड़ी में जाती हैं, सारा अवसाद यही इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान देखिएगा, मैंने बताया आपको कि यहाँ मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार तक, फिर कन्याकुमारी, फिर इधर से देखिए, इधर केरल हो गया, इधर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो जो तमिलनाडु वाला एरिया है, पूरा तमिलनाडु, यहाँ कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु वाला एरिया, मतलब मोटी मोटा समझ लीजिए आपका, यहाँ तक कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु वाला जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट, यानी ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग बोलेंगे कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ठीक है, कोंकण तट हो गया, कन्नड़ तट हो गया, मालाबार तट हो गया, फिर कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी यहां से, कन्याकुमारी से लेके यहाँ तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु के पूरे एरिया में कौन सा तट है, कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु के पूरे एरिया में कोरोमंडल तट है, और इधर केरल में क्या है, मालाबार तट है। मालाबार तट का अधिकतर क्षेत्रफल, अधिकतर हिस्सा जो है केरल में स्थित है। ये कोरोमंडल तट हो गया। उड़ीसा, देखिए ये तीन, मतलब इधर जो पूर्वी तटीय मैदान है तीन राज्यों में है, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। तो उड़ीसा में जो तटीय भाग है, जो उड़ीसा में जो पूर्वी तटीय मैदान है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल तट। ठीक है, उड़ीसा में जो तटीय मैदान है उसको हम लोग बोलते हैं उत्कल तट। नीचे तमिलनाडु वाला पोर्शन क्या हो गया, कोरोमंडल तट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो नदियां आती हैं, एक नदी यहाँ, एक नदी यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ऊपर एक नदी हो गई गोदावरी नदी, जो ऊपर से बह के आती है, मैं बताया था आपको कि इधर पश्चिम से बहते हुए पूर्व की तरफ आती है, बंगाल खाड़ी पर जल गिराती है, ये गोदावरी नदी हो गया, ये गोदावरी नदी, यानी ये हो गया आपका, ऊपर से बहते हुए आएगी ये गोदावरी नदी। फिर एक कृष्णा नदी यहाँ से बह के आती है, ये आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु के बाद ऊपर आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो नदी है यह गोदावरी नदी हो गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जी, गोदावरी नदी, एक कृष्णा नदी। गोदावरी नदी और जो कृष्णा नदी के बीच का भाग है, गोदावरी नदी और जो कृष्णा नदी के बीच का भाग है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। यानी ये वाला जो भाग है, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच वाला भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। तमिलनाडु के बीच, ये दोनों कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित इसकी है। और तमिलनाडु के पोर्शन को क्या बोलते हैं इतना दूर, कन्याकुमारी से तमिलनाडु के लास्ट भाग तक कोरोमंडल तट कहलाता है।
उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान क्या कहलाता है? उत्कल तट कहलाता है। ठीक है, इधर गुजरात से लेके महाराष्ट्र और गोवा तीनों राज्यों में कौन सी स्थिति है? कोंकण तट की। गोवा से लेके मंगलोर तक कन्नड़ तट, मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार तट। इन तटों को याद रखिएगा। और जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था नदियों के बारे में कि जो भी नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहेंगी वह नदियां एस्चुरी या ज्वारनद का निर्माण करेंगी। और इधर जो नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहेंगी, पश्चिम से पूर्व की ओर जो नदियां बहेंगी वह डेल्टा का निर्माण करेंगी। और पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां एस्चुरी या ज्वारनद का निर्माण करेंगी। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान क्यों उपजाऊ है मैंने बता दिया आपको। इधर क्यों उपजाऊ नहीं है? क्योंकि इधर का पोर्शन जो बड़ा है, मतलब ऊंचा है। जो पश्चिमी घाट पर्वत था वो बहुत ऊंचा था, तो एकाएक नदियां निकल के, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पठारी पर से ऊंचा रहेगा, कोई नदी निकलेगी तीव्र तीव्र निकलेगी, धीमे तो निकलेगी नहीं क्योंकि ऊंचाई अधिक है। तो नदियां एकाएक निकल जाती है समुद्र में, यहाँ अवसाद इकट्ठा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तटीय मैदान बहुत छोटा है या बहुत कम है। लेकिन यही अगर पूर्व में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे जो है उसकी हाइट जो है पूर्वी घाट की छोटी है अवशिष्ट के रूप में। तो जो नदियां दूर, एक तो नदियां दूर से भी आ रही हैं बहते हुए, तो आते आते नदियों का वेग कम हो जाता है। जब नदियों का वेग कम हो जाएगा तो जो अपना अवसाद है वो अवसाद पूरा यहीं जमा कर देंगे, मानी मिट्टी उट्टी सब यहीं जमा कर देंगे और धीरे से पानी चला जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो जो यहाँ मिट्टी जमा हो रही है, इतना जमा हो गया लगभग समझ लीजिए 2000 मीटर तक मिट्टी जमा होगी नीचे तक। ठीक है, तो इतना जमा हो गया कि ये पूरा उपजाऊ हो गया। यहाँ पे मिट्टी, बालू, रेत, ह्यूमस सब कुछ इकट्ठा हो गया। इसलिए जो पूर्वी घाट की तरफ है वो उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। मैंने छत्तीसगढ़ बेसिन बताया था आपको। सुंदरवन डेल्टा है, यहीं स्थित है पूर्वी घाट की तरफ ही। सुंदरवन डेल्टा हो गया, जो महानदी का बेसिन हो गया छत्तीसगढ़ में, जो धान उपजाऊ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से धान बहुत ज्यादा पैदा होता है। ठीक है, तो एक साथ देखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान में जितना भी होगा अधिकतर प्रोडक्शन पूर्वी तटीय मैदान में होता है क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो इतना हो गया टोटल पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। और इसके बाद फिर हम नदियों चैप्टर पे चलेंगे। तब तक जो प्रायद्वीपीय पठार मैंने आपको बताया था पूरा पोर्शन आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।